आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जो एमसीक्यू है आपकी परीक्षा में एमपी बोर्ड में है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में, हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम, सबके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाले। मैंने काफी अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं, उनमें में हम बेसिक से एक एक क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक बार देखिए जरा, सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है इजी टू मॉडरेट, हम बिल्कुल सरल समझेंगे। सबसे पहला दिया यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की इकाई है। आपके पास ऑप्शन है एम्पियर, न्यूटन, कूलम और जूल पर सेकंड। सर हम लोग सब डायरेक्टली जानते हैं आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम। और क्वेश्चन ये आता है तो सर एम्पियर काय की इकाई है, तो बेटा आप लोग बता सकते हो एम्पियर इकाई काय की है, यूनिट की। एम्पियर है करंट की। कोई पूछे न्यूटन काय की इकाई, तो हम लोग बोल सकते हैं काय की है, ये फोर्स की। बिल्कुल इजी चीजें बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली। एक दिया जूल पर सेकंड, तो एक वर्ड होता है पावर, वर्क अपॉन में टाइम। उसके हिसाब से आप लोग इसको बता सकते हैं इकाई काय की है, शक्ति, या फिर बोले तो पावर। इज दैट क्लियर? तो इसलिए मेरा फर्स्ट केस में जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाएगा आपका कूलम। इज दैट क्लियर? अगली हम जो बात करने जा रहे हैं, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर, मतलब कि एक ग्लास रॉड लिया है, उसको सिल्क से रब कर रहे हैं, रगड़ने पर ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो कांच की छड़ होगी, कांच की छड़ पर आवेश की प्रकृति क्या होगी। कांच की छड़ पर आवेश की प्रकृति क्या होगी? तो देखिए आप लोगों को मैंने क्लास में 2-3 पेयर करवाए, बिल्कुल इजी। फिर से मैं थोड़ा सा एक साइड देख लें आप लोग। एक लिया हमने ग्लास, ग्लास के साथ काय का पेयर लिया है मैंने, सिल्क का। दूसरा लिया है मैंने क्लास में करवाया फर और एवोनाइट, फर और एवोनाइट। एक करवाया वूल और प्लास्टिक। ये पेयर मैंने करवाया। इनमें इनके पास पॉजिटिव है, इनके पास नेगेटिव है। तो अगर आप इस पेयर में से देखते हैं बेटा, तो सबसे पहला जो पेयर होता है उसके अकॉर्डिंग आपका ग्लास के पास क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इज योर करेक्ट आंसर। तो आप इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जब कोई वस्तु आवेशित होती है, When an object is charged, जब कोई वस्तु क्या हो रही है, आवेशित, यानी उसको चार्ज किया जा रहा है, आवेशित होती है, इट मीन्स, तब इसका क्या अर्थ? काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हद से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है कि जब कोई किसी वस्तु को आवेशित करें तो इसके साथ क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से भिन्न हो गई। केवल प्रोटॉन बढ़ेंगे, केवल न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं। आप हमेशा ध्यान रखिए बेटा, हमने एक मेथड पढ़ा है फ्रिक्शन मेथड, जिससे हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को ऐसे करके रब करते हैं, जैसे मेरे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट मैं ले सकता हूं, मैंने एक यही ले लिया, एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ये ले लिया। अगर इन दोनों को हम रब करें, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे या फिर इसमें से इसमें जाएंगे, ये बात कन्फर्म है। इन दोनों में से किसी न किसी में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयर होगा, ये पक्की बात है। अगर इलेक्ट्रॉन या तो कम भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नो, इलेक्ट्रॉन या तो कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अलग हो जाती है जब भी कोई वस्तु आवेशित है। बात क्लियर है? वो पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड करता है कि क्या कैसे। अगला आपका ये है, Which one is not the property of charge? इनमें से कौन सा आवेश का गुणधर्म नहीं है? काफी इजी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कौन सा आवेश का गुणधर्म नहीं है। अब फटाफट क्लास में नोटिस कीजिए, हमने बताया कि चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव, ये तो है सर। चार्ज इज कंजर्व्ड, ये भी हम लोग जानते हैं। अगला दिया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये तो तीनों के तीनों प्रॉपर्टी हमने क्लास में पढ़ी है, यानी तीनों के तीनों आवेश के गुणधर्म हैं, तीनों चार्ज की प्रॉपर्टी है। लेकिन एक प्रॉपर्टी दिया है, अ चार्ज इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, आवेश आत्म विनाशकारी होता है। जो आवेश होता है कैसा होता है, आत्म विनाशकारी, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी आवेश की नहीं है। यहां से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि आपसे कोई पूछे टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी आवेश के 2 गुणधर्म, तो आप इनमें से कोई भी 2 गुणधर्म लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है न्यूनतम आवेश, लीस्ट चार्ज। न्यूनतम आवेश, लीस्ट चार्ज, सबसे कम चार्ज क्या है नेचर। देखिए ये तो दिया है कूलम,
अगला दिया स्टेप कूलम, आप लोगों को पता होना चाहिए सीजीएस यूनिट होता है चार्ज का। क्या होता है ये? सीजीएस यूनिट होता है चार्ज का। अगली बात करूंगा माइक्रो कूलम, तो इसका मतलब है 10⁻⁶ कूलम। ये दिया इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19, यहाँ कितना है -19 कूलम, और यहाँ कितना है -6। तो सबसे कम आवेश कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ये मेरे पास काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, कोई पूछे सबसे न्यूनतम आवेश या लीस्ट चार्ज, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इसे हम लोग फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज या फिर मूल आवेश भी सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। काफी इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के लिए। अगला हुआ है जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, जब किसी वस्तु के पास निगेटिव चार्ज आ गया। कैसा आ गया? निगेटिव चार्ज। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज व्हाट हैपेंस टू इट्स मास। तो इसका द्रव्य, देखिए बेटा आप लोगों ने एक बात समझिए, एक दिया रहता है Na पॉजिटिव, एक है Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसके पास आप लोगों को पता होना चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और इसके पास कितने हो जाते हैं? 80। इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो यानी कि इसका मास भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसका मास इंक्रीज होता है, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यही क्वेश्चन पॉजिटिव चार्ज को लेकर करता तो मास क्या हो जाता? डिक्रीज। बात क्लियर है? अगला दिया आपको Why is gold used to gold leaf electroscope? अगली बात ये आती है, पहले तो क्वेश्चन ये कि सर इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप कुछ नहीं होता, ये एक डिवाइस होती है, एक डिवाइस होती है टू डिटेक्ट चार्ज। कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रोस्कोप क्या है तो आंसर बोल सकते हो चार्ज को डिटेक्ट करने की, आवेश को संसूचित करने की एक युक्ति होती है जिसे हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोस्कोप है क्या? तो एक ऐसी डिवाइस होती है, अ डिवाइस टू डिटेक्ट चार्ज, ये चार्ज को डिटेक्ट कर सकता है। तो यानी अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाई इज गोल्ड यूज्ड टू द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? क्यों यूज करते हैं? सबसे पहली बात, गोल्ड इज इजीली अवेलेबल इन नेचर। इजीली तो कई सारी मेटल्स अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं कि गोल्ड ही अवेलेबल है। अगला दिया है गोल्ड इज मेलेबल, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है। गोल्ड इज कंडक्टिंग इन नेचर, कई सारी मेटल कंडक्टिंग नेचर में। गोल्ड इज चीप, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए जो करेक्ट सीक्वेंस का आंसर है वो है हमारा कौन सा? गोल्ड इज मेलेबल। गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल होती है, जैसा कि हमने क्लास 10 पे पढ़ाई करी। गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल होती है, इसीलिए हम इसका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में यूज करते हैं। अगला दिया, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? दो चार्जेज है, उनके बीच की जो डिस्टेंस उसको हाफ कर रहे हैं तो लगने वाला बल क्या होगा? बेटा देखिए, आप जानते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग जानते हैं। हमने लिखा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। अब वो बोल रहे हैं कि इसको हाफ करना है, R डैश को क्या कर रहे हैं? बीच की दूरी को क्या कर रहे हैं? यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना करना है, बेटा क्या कर रहे हैं? डबल करना है। डबल करना है तो F डैश क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 2R का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और अपन में क्या आ जाएगा? 4R स्क्वायर। यानी एक कॉमन बात निकल के आती है 1 F डैश इक्वल टू 1/4, यानी कितना हो जाएगा? 1/4, एक चौथाई। यहाँ कहीं है? नहीं है, हाफ नहीं है, आंसर हो जाएगा एक चौथाई। कितना हो जाएगा? 1/4। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस को वो क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं, तो चार्ज क्या हो जाएगा आपका? तो दोनों के बीच जो फोर्स का वैल्यू वो कितना हो जाएगा आपका? 1/4, एक चौथाई हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। काफी इजी क्वेश्चन दिया अगला, काफी इजी क्वेश्चन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? काफी इजी क्वेश्चन, हमने क्लास में सीधा निकलवाया है, आप सीधा भी टिक कर सकते हो। अदर देन आपके पास एक फॉर्मूला होता है आवेश के क्वांटिटी घट से प्लस माइनस एनी,
यहाँ आप Q का वैल्यू रख देना 1 और N का निकालना ये रख देना 1.6 इंटू 10⁻⁹ आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आपके पास N का वैल्यू काय का वैल्यू आएगा, ये N का वैल्यू कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁸, 6.25 इंटू 10⁸, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगली बात है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट बी चार्ज ऑफ द चार्ज बॉडी, किसी भी आवेशित बॉडी के पास पिंड का आवेश नहीं हो सकता। अब मुझे यही वाला फॉर्मूला फिर ध्यान देना है, सब इधर समझ लिए। Q इक्वल टू NE जो था इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हिंदी में बोले तो आवेश का क्वांटिकरण कहते थे, और ये जो स्टेटमेंट था वो हमें ऐसा बताता कि नेचर में जो भी चार्ज है, नेचर में जो भी चार्ज है मल्टीपल इंटीजर होता है, काय का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। तो सर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो नेचर में जो भी चार्ज है वो सब इसका क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। तो इसके मल्टीपल देख लीजिए, इसमें जो इसका मल्टीपल नहीं होगा वो इसका आंसर है। देखिए जरा, ये हो सकता है सर 6 से ये जाएगा 3 बार, ये भी जाएगा सर कितनी टाइम्स 4 बार, लेकिन ये नहीं जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, और ये भी जा सकता है। तो आपका ये जो करेक्ट वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी। सर सी क्यों, क्योंकि सी का इसमें टोटल डिवाइड नहीं जाता है, इस बात को हम लोग अच्छे से समझ के ये चल रहे हैं। बाद में भी सबको डिवाइड कर रहे हैं। ये कहां से हमने पता किया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, क्योंकि मिनिमम चार्ज ये होता है सब इसके फैक्टर में आना चाहिए। अगला क्या दिया, विच ग्रुप एवंग द फॉलोइंग इज इंसुलेटर, इंसुलेटर का ग्रुप कौन सा है। चांदी तो सर कंडक्टर होती हो नहीं सकता, ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर होती है, आयरन भी कंडक्टर, ये भी नहीं हो सकता। ग्लास कॉपर, कॉपर कंडक्टर, इसमें सर पेपर नहीं होता, ग्लास भी नहीं होता, कॉटन नहीं होता। तो बी इज द करेक्ट आंसर। काफी इजी। इंसुलेटर या कुचालक पूछे, इंसुलेटर या कुचालक पूछे तो हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से बता सकते। अगला दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलरिटीज हैं वो हमें बताना है। आप अगर बात करेंगे दोनों फोर्सेस की तो एक होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और एक होता है F इक्वल टू Gm1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी ये आपका स्तर विद्युत बल है, और ये आपका कौन सा बल है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन समान है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, तो यानी फर्स्ट पॉइंट हो नहीं सकता। सेकंड दिया है द फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द बॉडीज, मतलब ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ये पक्की दिन में से ये वाले भाई साहब नहीं करते, ये वाले भाई साहब करते। बहुत फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा वीक फोर्स है, ये ध्यान रखना है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स होता है, वीक फोर्स है, इसलिए दोनों स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, दोनों फोर्सेस स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। अगला दिया फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, ये बात बिल्कुल पक्की है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पर भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पर भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमें, अगला क्वेश्चन दिया है 1 EMU, हिंदी मीडियम में भी समझ लें इसको, हम लोग हिंदी मीडियम में कहते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय मात्रक। एक विद्युत चुंबकीय मात्रक क्लास में सीधा कराया है 10 कूलम, क्लास में सीधा कराया है क्या हो जाएगा 10 कूलम। कितना दिया है आपको 10 कूलम। अगला दिया है द डायमेंशन ऑफ द एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि जो एप्सिलॉन नॉट है उसका जो डायमेंशन है वो क्या होता है। सर जो एप्सिलॉन नॉट है उसका डायमेंशन है वो क्या होता है, सर ये रहा एप्सिलॉन नॉट। हम लोग सर डायरेक्टली बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊं। देखिए काफी इजी है। हम लोग जानते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां से आप लोग अगर इसको क्रॉस करते हो तो FR स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, और आपका इधर बचता ये एप्सिलॉन नॉट सीधा सीधा।
और आप एप्सिलॉन नॉट निकालते हो तो Q1 Q2 और अपॉन में आ जाएगा FR स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी बता रहा हूं मैं आपको, किसी को बता मन देना। इसका होता है चार्ज का 80, दूसरे का भी 80, इसके लिए mLT⁻², डिस्टेंस के लिए L स्क्वायर। कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है सर, 80 इंटू 80 बिल्कुल कर देंगे हम, mLT⁻² इंटू L स्क्वायर। अब इसको फटाफट सॉल्व कर दो सर, इसको m को ऊपर ले जाना है तो m इनवर्स, और इसको t दो एरा तो t कितना हो रहा है सर 4, t को हमने रख दिया 4 पे, l कितना है 2, ये 3, तो m ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 2, यानी m इनवर्स L⁻³ t⁴ a⁴ 2। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द, भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको एप्सिलॉन नोट का निकालना नहीं आया आप लोग सीधा लेके रख सकते हैं, बिल्कुल इजी दिया है। अगला जो क्वेश्चन है काफी इजी भी लग रहा है मुझे। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता, मतलब कि द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम के लिए बताना है। काफी सीधा क्वेश्चन कराया सर क्लास में। ये होता है एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। यहां से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक कोई आपसे पूछता है एप्सिलॉन इक्वल टू, हम बता सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। ये भी एक फॉर्मूला यहां से ये बनता है जो कि काफी यूजेबल हो सकता है। अगली जो बात है आपको क्या दे रखा है, अगला दिया है व्हाट विल बी द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विच हैज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी आपको K और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू दिया है कितना 5.4। पूछ क्या रहे हैं भाई साहब, एप्सिलॉन को पूछना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला बताया था एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन r। यहाँ पर आपको मने तो आप यहाँ K लगा दीजिए, क्या लगा दो, K लगा दो। आप रखोगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और K का वैल्यू कितना है 5.4। K का वैल्यू कितना, आप बिल्कुल इजी समझ, डायरेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल इजी समझ। सर ये एप्सिलॉन नोट क्या है, ये सर इसका वैल्यू होता है, क्या होता है, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है जो विद्युतशीलता होती है फ्री स्पेस में। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 ऊपर बताया था मैंने अभी, 8.85 इंटू 10⁻12। इसका मल्टीप्लाई इससे, अब ऑप्शन से बढ़ाओ इसको, सीधा तो कुछ नहीं हो सकता। 8 × 40, 40 यहाँ कहीं हो रहा है 9, यहाँ हो रहा है 9, यहाँ हो रहा है सर, यहाँ तो कुछ लग रहा है लेकिन पावर का गड़बड़ाइजेशन है, लेकिन हमको ये लग रहा है सर थोड़ा सा यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है। 8 × 40 जस्ट आधे पे, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलता है करेक्ट ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। काफी इजी है, मैं फिर बता रहा हूं। अगला दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ डॉट क्वांटिटी, काफी इजी दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी आप सब लोग जानते हैं। जो विद्युत क्षेत्र है बेटा वो एक सदिश राशि, काफी इजी है, सब लोग समझते हैं। अगला दिया है किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब क्वेश्चन आता है किसी आवेश से अनंत दूरी पर, आवेश से कहां जाना है, अनंत दूरी पर। जब आप अनंत दूरी पर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आप लोगों को एक डिस्टेंस ध्यान रखना, एक सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है कि E = हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में R स्क्वायर, Q अपॉन में R स्क्वायर। ये बात मुझे ध्यान रखना है, मैं निकाला था। ये पूछा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब वो कह रहा है R का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट का डिवाइड आप किसी में लगाओगे तो क्या आता है, 0। इनफाइनाइट का डिवाइड आप किसी में लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसलिए अगर अनंत डिस्टेंस से बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात, ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में R स्क्वायर। काफी इजी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में हम R का वैल्यू इनफाइनाइट रख देते क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो हम लोग बिल्कुल इजी निकाल देते हैं। अगला दिया है क्या है भाई, ये दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज फ्रॉम, मतलब कहां से स्टार्ट होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा। अक्सर इतनी मतलब थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखा स्टार्ट होती है तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव हमेशा होती, ध्यान रखिए। कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से। अगला दिया which among the following is false about the electric field lines। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे।
ये पूछ रहा है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेकर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए बेटा, सबसे पहली बात, दे आर कंटिन्यू, बिल्कुल पक्की बात है, ये सतत है, ये निरंतर है, कोई शक नहीं है। अगला दिया दे अट्रैक्ट ईच अदर, इन्होंने बेचारों ने आज दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा देखते हैं सर क्या है, दे रिमेन पैरेलल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक समान विद्युत क्षेत्र हमेशा ऐसे खींची जा सकती है, बिल्कुल पक्की बात है, इक्विडिस्टेंट पे खींचते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला दिया दे डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जस्ट ऊपर ही बता के आया हूं मैं, तो ये भी होगा और ये भी होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 सिर्फ ये पूछ रहा है कि इसमें फॉल्स कौन सा है, गलत कौन सा है, तो हम लोग बता सकते हैं ये। और क्वेश्चन एग्जाम ऐसे बन सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दो गुण धर्म लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टू प्रॉपर्टी, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। बात क्लियर है। अगला दिया है डिवाई मात्रक है, डिवाई इज द यूनिट ऑफ, काफी इजी है ये। चार्ज के तो कूलम जी थे, विभव का पोटेंशियल क्या बताया था हमने, आप लोग कमेंट में बता सकते थे, वोल्ट होता है। तो ये भाई साहब इनके लिए हम स्पेशली यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होता है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है ये, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है डिवाई। वैसे इसका जो मात्रक होता है आप लोग उसमें मुझे कमेंट में भी बताएंगे। एक तो मैंने बता दिया डिवाई होता है, दूसरा मात्रक आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं, P इक्वल टू Q इंटू 2L, P इक्वल टू Q इंटू 2L। आप इसका यूनिट बता सकते हो, क्लास में बताया मैंने, इस बिल्कुल लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला दिया है डायपोल मोमेंट, ये दे रखा है आपको, डायपोल मोमेंट डिपेंड्स, डायपोल मोमेंट काय पे डिपेंड करता है, डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन डॉट डॉट डॉट, चार्ज पे डिपेंड करेगा, ओनली पे नहीं भैया, चार्ज एंड लेंथ, बिल्कुल पक्की बात है, जस्ट ऊपर बताया था P इक्वल टू Q इंटू 2L, तो चार्ज इंटू लेंथ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी, आगे जाना ही नहीं है। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसके पास क्या होगा, अब फोर्स होगा बट टॉर्क नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर फोर्स होगा तो टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, चीजें रोटेट होंगी, तो बहुत दोनों चीजें हो नहीं सकती। तो ये पक्की बात है कि इसमें टॉर्क होगा लेकिन फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि डायपोल है। एक बात ध्यान रखिए, डायपोल पे हमेशा टोटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि एक फोर्स आप ऐसे समझ के सर ऐसे 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 करके करते हो, जब आप ऐसे करके लोगे एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, इस बात को समझे। तो एक फोर्स आपका इधर पॉजिटिव की तरफ लगेगा जाके, ये पॉजिटिव, और इधर या तो यहाँ नेगेटिव ले लो या फिर यहाँ पॉजिटिव, तो अब दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, अपोजिट, इसलिए टोटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और लेकिन आपका टॉर्क होगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आप ऑप्शन नंबर सी आपको बता सकते, तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, अगला क्या दिया भाई, 8 इलेक्ट्रिक डायपोल से रखे आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द नेट फ्लक्स, एक घन के केंद्र में आवेश E वाले 8 विद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं, घन की सतह से बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना हो। भैया एक सीधी सी बात समझ लो, अभी मैंने बताया था डायपोल के लिए, काई के लिए, डायपोल के लिए चार्ज का वैल्यू क्या होगा, जीरो। अगर चार्ज का वैल्यू जीरो होगा तो फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा जीरो अपॉन में एप्सिलॉन, तो फाई का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चाहे 8 हो 10 हो 12 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना भी है, आप सिंपल लैंग्वेज ध्यान रखेंगे, इसके लिए जो वैल्यू वो क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो। क्या लिखेंगे आप, जीरो लिखेंगे। इज दैट क्लियर। अगला ये क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 24 है, और भी क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए परीक्षा में, मैं इस चीज को फिर बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। सबसे पहले रेखीय आवेश जो घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व जो होता है ना, उसको हमें पता होना चाहिए। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होता है Q अपॉन में L, क्या होता है, Q अपॉन में L। तो Q के लिए सबसे पहली बात तो क्या होता है, AT अपॉन में L, AT अपॉन में L।
AT अपॉन में L, ये होता है Q के लिए। अगर ये होता है Q अपॉन L तो हम इसको बना सकते हैं ATL की पावर -1, यानी ATL इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सर किसी ने क्वेश्चन किया था यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ हो जाता अपॉन में एरिया, तो यहाँ हो जाता L की पावर -2। कोई क्वेश्चन करता वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो मैं यहां कर देता वॉल्यूम, क्या कर देता मैं, Q अपॉन में V, तो ये हो जाता ATL की पावर -3। ये बात क्लियर है, बिल्कुल इजी है, अच्छे समझ लो। इसके लिए क्या हो जाएगा ATL इनवर्स, क्योंकि Q अपॉन L होता है। अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ATL की पावर -2, ऑर्डर करता तो ATL की पावर -3। सर इनके यूनिट क्या होंगे, तो वो विषय है। अगर लैम्डा इक्वल टू मैंने लिया है Q अपॉन में L, तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर, आगे जाओगे तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर, काफी इजी। अगला दिया किसी आवेशी समतल साधन के कारण नजदीक विद्युत क्षेत्र E की तीव्रता का मान, ये दूसरा हमने क्लास में किया सीधा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0। जब भी दो चादरों के लिए बात करते थे हम लोग, जब पैरेलल प्लेट कंडक्शन एक पढ़ा है तो हम ऐसा करके लगाते थे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तब दोनों चादर के लिए हमारे पास आ जाता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। लेकिन कभी एक चादर के लिए बात करता है किसी आवेशी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, तो आपको ध्यान रखना है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। दो चादरों को समांतर की बात करते हैं तो हम दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र क्या निकाल देते हैं, ओनली एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया वायु का परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, पहले एयर का पूछा है, इन्होंने इनफाइनाइट दिया है, तो बेटा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट अगर आप बात करो तो ये होता है मेटल के लिए, 5.1 की अगर मैं बात करूं तो ये होता है गिलास के लिए यानी कांच के लिए, अगर हम 1 की बात करें तो ये होता है एयर के लिए यानी हवा के लिए। तो इसका हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर तो यही है, लेकिन आप बात करें 2 की तो ये होता है हमारा केरोसिन, काय के लिए होता है ये, केरोसिन। ये चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के हिसाब से आपको दो ध्यान रखना है, एक तो एयर वाला एक मेटल वाला, काफी बार परीक्षा में आया है। अगला विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, हमने क्लास में पढ़ा है कि मतलब किसी भी सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है वो हमारे विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत फ्लक्स का मान कब न्यूनतम यानी शून्य होगा, तो आपको यह बात समझ के चलना है, विद्युत फ्लक्स का कंसेप्ट होता है ई ए कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू फर्स्ट केस में मैंने 90 रखा, अगर थीटा 90 रखा तो ई ए कॉस 90, cos 90 और cos 90 पे cos का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये आगे ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका 0। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया भैया, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन से काफी अच्छे हैं। यदि एक बंद पृष्ठ से शुद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य है तो इसका क्या अर्थ है। अगर कोई पृष्ठ बंद है, पहली बात तो अगर बंद पृष्ठ आ गया तो हमें ध्यान करना पड़ेगा थोड़ा कूलम की, वो सॉरी मैं मिस्टेक, गॉस की प्रमेय, एक गॉस थ्योरम होती थी, बंद पृष्ठ निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। हमने एक बात पढ़ी थी गॉस की थ्योरम के अकॉर्डिंग, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0, यानी फ्लक्स का वैल्यू क्या है 0 है, फ्लक्स का वैल्यू क्या है 0 है। तो आपको पूछ रहा है कि चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको क्रॉस करोगे तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू 0, तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। मतलब आप इसमें ऑप्शन देखिए, चार्ज का वैल्यू 0 है, पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, देयर इज द नेट चार्ज इनसाइड द 0, यानी पृष्ठ का टोटल जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए 0। द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस 0, पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का मान क्या होना चाहिए 0, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना क्या होता है विद्युत फ्लक्स होता है, हमने पढ़ा था। अगला दिया यदि इकाई धनात्मक आवेश को हवा में रखा जाए तो इकाई आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कंसेप्ट वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं, रिश्ता वही सोच नहीं, काफी इजी है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो बोल रहे हैं यदि Q का वैल्यू कितना रखना है 1 रखना है,
बोल रहे हैं भैया हमने कुछ नहीं कहा सर, इकाई बोल रहे हैं, हमने रखा इकाई। एप्सिलॉन, इसको ऊपर ले जाओगे तो एप्सिलॉन नॉट इनवर्स है क्या, कहीं नहीं है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सब वीडियो ओटी अच्छी लगी होगी। अपन आगे अगले चैप्टर की ओटी इससे आगे देखते हैं। चलिए